गुड मॉर्निंग रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च डिजाइन से संबंधित इस नए ई कंटेंट में आज हम लोग चर्चा करेंगे डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन या निदानात्मक शोध प्रारूप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी समस्या के निदान या समाधान से संबंधित यह होता है। यद्यपि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान को समृद्ध करना होता है, परंतु कई बार शोधकर्ता ऐसे विषयों या समस्याओं को भी चुनता है जो तात्कालिक समस्याओं से संबंधित होते हैं तथा एक निश्चित समयावधि में उस समस्या के संभावित समाधानों को खोजकर सरकार को या प्रशासन को या स्वयंसेवी संगठनों को अवगत कराना पड़ता है। ऐसे ही अनुसंधानों के लिए प्रयुक्त शोध प्रारूप को डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन या निदानात्मक शोध प्रारूप कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन मूलतः सुझाव देने से संबंधित है, निराकरण खोज करके और गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर एनजीओज को सजेशन देने से संबंधित है। कुछ समाज वैज्ञानिकों की नज़र में डायग्नोस्टिक रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है, जिससे डिस्क्रिप्टिव शोध की सभी विशेषताएं तो उसमें मिलती ही हैं, साथ ही साथ कुछ खास स्पेशलाइज्ड विशेषताएं और उसमें भी खास तौर पर कॉज इफेक्ट रिलेशन से संबंधित विशेषता अनिवार्य तौर पर इसमें पाया जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कई लोग ये मान के चलते हैं कि डायग्नोस्टिक रिसर्च कोई नया टाइप नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की सभी विशेषताएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। एक ही नई विशेषता इसमें ऐड होती है और वह है कि इसके अंदर जो रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है वह कॉज इफेक्ट बेस्ड होता है, अर्थात कार्य कारण संबंध खोजना इसमें नितांत आवश्यक होता है। वस्तुतः जब एक शोधकर्ता किसी समसामयिक समस्या के वास्तविक कारणों को जानने तथा उसका निराकरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जिस विशिष्ट शोध प्रारूप का निर्माण करता है, तो उसको डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की तर्ज पर ही डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन समस्या का अध्ययन मनमाने तौर पर न करके वैज्ञानिक पद्धति को ही अध्ययन का आधार बनाता है तथा तटस्थ रूप में तथ्यों का संकलन कर समस्या के वास्तविक कारणों को खोज निकालना है। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव रूप में। तत्पश्चात समस्या के निराकरण के लिए वह संभावित निदानों पर फोकस करता है, इसका नाम ही है निदानात्मक, तथा निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसके निष्कर्षों के आधार पर प्लानर्स को योजना का निर्माण करने में मदद मिलती है या फिर पहले से चली आ रही योजना में आवश्यक संशोधन लाने में मदद मिलती है। सोशल एक्टिविस्ट भी निष्कर्षों का इस्तेमाल अपने कार्यक्षेत्र में कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन की प्रकृति और विशेषताओं को कुछ बिंदुओं में हम लोग देख सकते हैं। जैसे पहला कि डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन मूलतः किसी समस्या विशेष के कारणों की पहचान करके उचित समाधान को ज्ञात करने से संबंधित होता है। जैसे एक रिसेंट उदाहरण, जैसे कोविड-19 के प्रसार में सामाजिक प्रथाओं की भूमिका। वस्तुतः इस शोध समस्या में उन सामाजिक प्रथाओं को खोजने का प्रयास किया जाएगा जो शारीरिक समीपता आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। आपको मालूम है कि शारीरिक समीपता से कोविड-19 का प्रसार होता है, तो कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो शारीरिक समीपता को प्रोत्साहित करती है, और उसके बाद यह भी निदान खोजा जाएगा कि कैसे बगैर शारीरिक समीपता के प्रथाओं को कंटिन्यू रखा जा सकता है। दूसरा, इस शोध प्रारूप में शोधकर्ता को शोध के प्रारंभ में ही एक या उससे अधिक उपकल्पनाओं को बना लेने की जरूरत पड़ती है ताकि उनके आधार पर शोध को सही दिशा में ले जाया जा सके। इस तरह उपकल्पना का निर्माण करते ही एक शोधकर्ता शोध उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कन्फाइंड या सीमित हो जाता है, जिससे उसका समय, ऊर्जा और धन की भी बचत होती है। तीसरा, इस शोध प्रारूप के अंतर्गत जिन उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है उनमें से ज्यादातर
कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने वाली होती हैं। इनके द्वारा समस्या की गहराई में छिपे प्रत्येक संभावित कारण को ज्ञात करके उनके तुलनात्मक प्रभाव को भी जानने का प्रयास किया जाता है। अर्थात कौन कारक सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है और कौन कम डाल रहा है। शोधकर्ता को जब सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले कारक का पता चल जाता है तब वह उसका निराकरण सबसे पहले और प्रभावी रूप में करने हेतु अपने शोध को कन्फाइंड कर लेता है। नंबर 4, शोधकर्ता शोध के अगले हिस्से में संभावित समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण करता है तथा उनको रैंक प्रोवाइड करता है। अर्थात शोधकर्ता अपना मत और सुझाव देता है कि कौन सा समाधान सबसे ज्यादा प्रभावी या व्यवहारिक हो सकता है। नंबर 5, डायग्नोस्टिक शोध में भी अन्य शोधों की तरह शोधकर्ता ज्यादातर एडवाइजरी रोल या सलाहकारी भूमिका अदा करता है। अर्थात ज्यादातर डायग्नोस्टिक रिसर्चर खुद को समस्या के साथ डायरेक्ट क्षेत्र में जाकर नहीं जोड़ते बल्कि समाधान हेतु एक सजेशन का रोल प्ले सजेशन देने वाले का रोल प्ले करते हैं। और असली जो एक्टिव रोल है वह एक्शन सोशियोलॉजिस्ट या एनजीओ या खुद सरकारी तंत्र करता है। नंबर 6, डायग्नोस्टिक शोध अन्य शोधों से थोड़ा अलग इसलिए होता है यह ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ व्यवहारिक समस्या के हल पर अधिक फोकस करता है। स्टूडेंट्स, हम डायग्नोस्टिक रिसर्च के कुछ स्टेप्स की भी बात करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में निम्न हम स्टेप्स को देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? तो आइडेंटिफाइंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब पहले चरण में शोधकर्ता अपनी शोध समस्या से संबंधित विभिन्न चरों, खासतौर पर स्वतंत्र एवं आश्रित चरों की पहचान करता है ताकि कॉज इफेक्ट रिलेशंस को अभिव्यक्त करने वाली उपकल्पनाओं का निर्माण करना संभव हो सके। क्योंकि इसमें जरूरी होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, तो इसलिए एक उपकल्पना बनाने के लिए एक रिसर्चर को यह जरूरी होता है कि वह इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है और डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करे। तो ये पहले स्टेज का ही काम है। दूसरा जो है स्टेज वह है आइडेंटिफाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू मेजर द पोटेंशियल रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। शोध के दूसरे चरण में शोधकर्ता ऐसे यंत्रों और तकनीकों की पहचान कर लेता है जिसकी मदद से वह स्वतंत्र और आश्रित चरों के मध्य संभावित अंतर संबंधों की जांच कर सके। तो याद रखना है कि टूल टेक्निक्स चुनना उनको जरूरी होता है, क्योंकि कौन सा टूल टेक्निक्स वो चुनेंगे ताकि वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के इंटर रिलेशनशिप को एग्जामिन कर पाएंगे। तीसरा जो चरण है वह है कलेक्टिंग क्रॉस सेक्शनल डाटा रिलेटेड विथ बोथ वेरिएबल्स। कलेक्टिंग क्रॉस सेक्शनल डाटा रिलेटेड विथ बोथ वेरिएबल्स मतलब ये तीसरे चरण में शोधकर्ता दोनों ही चरों से संबंधित क्रॉस सेक्शनल आंकड़ों का एकत्रीकरण करता है ताकि उनके विश्लेषण के आधार पर उनके बीच के अंतर संबंधों को प्रकाश में ला सके। ये क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? मतलब कि उम्र के हिसाब से डाटा का कलेक्शन, लिंग के हिसाब से डाटा का कलेक्शन। एक्चुअली ये कलेक्शन तो कॉमन होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के समय जो है वह क्रॉस सेक्शनल इंटरप्रिटेशन या टेबुलेशन किया जाता है। नंबर 4 है कि आइडेंटिफाइंग द कोरिलेशंस बिटवीन द वेरिएबल्स। अर्थात चौथे चरण में आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर चरों के बीच के अंतर संबंधों की पहचान कर ली जाती है। अर्थात किन चरों के बीच सकारात्मक सहसंबंध है और किन के बीच नकारात्मक सहसंबंध अथवा किन के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। सकारात्मक सहसंबंध में एक चर का मान बढ़ने से दूसरा का भी बढ़ जाता है, और नकारात्मक सहसंबंध में एक चर का मान बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा। यही याद रखना है कि पॉजिटिव कोरिलेशन जो होता है, एक वेरिएबल का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ेगा, और जो नेगेटिव होगा उसमें उल्टा होगा, एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। 5वां स्टेप है फाइंड आउट द मोर इम्पैक्टिंग फैक्टर्स एमंग द वेरिएबल्स।
5वें चरण में उन कारकों की पहचान की जाती है जो समस्या को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे होते हैं। तथ्य विश्लेषण के दौरान जिन चरों के बीच सह संबंध का मान सर्वाधिक आता है उन्हें रेखांकित कर लिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि वे समस्या को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, अर्थात समस्या के लिए उत्तरदायी कारकों में वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस तरह कारकों की एक श्रेणी या रैंक दे दिया जाना संभव होता है, यानी कौन कारक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है और कौन कारक कम। तो एक खास तौर पर एक रैंक प्रोवाइडिंग काम भी किया जाता है। ये इसका 5वां चरण है। और 6ठा चरण है रिकमेंडिंग द इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज फॉर एक्शन रिसर्च। आखिरी चरण में शोधकर्ता क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सुझाव देता है। इसमें वह उन सभी हस्तक्षेपकारी रणनीतियों को रेखांकित करता है तथा उन्हें लागू करने की अनुशंसा करता है। मतलब कि प्लानर को कहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए, कहां इंटरवेन करना चाहिए, ये बता देता है कि यहां पर इंटरवेन करिएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। चूंकि यह पहले से कोरिलेशन एस्टेब्लिश हो चुका है, अब उस कोरिलेशन में आपको कहां इंटरवेन करना है, कहां ब्रेक करना है, ये बात जो है वह सबसे आखिरी सुझाव के रूप में उसमें लाया जाता है। स्टूडेंट्स, हम अब बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन और डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन में क्या मूल अंतर है। जैसा कि हमने पहले कहा कि डायग्नोस्टिक को कुछ लोग मानते ही हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का जो है वह एक पार्ट है, तो हम लोग इसकी चर्चा करनी जरूरी है, तभी ये पूरा क्लियर होगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का एक पार्ट है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन, और उसी का एक एडवांस वर्जन है। मतलब जो काम छूट जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में, उसी काम को डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन में किया जाता है। खास तौर पर चरों के बीच सामान्य संबंधों को स्थापित करने की जगह इसमें कार्य कारण संबंधों को स्थापित किया जाता है। मतलब कि एक अंतर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होता है उसमें कोरिलेशन जनरल होता है, जबकि डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन में कोरिलेशन कार्य कारण संबंध आधारित होता है। मतलब एक जरूर फैक्टर होता है, दूसरा जरूर उसका इम्पैक्ट होता है। हम कुछ अंतरों को बिंदुओं में आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि जो वर्णनात्मक शोध है उसका क्षेत्र निदानात्मक शोध प्रारूप से कहीं अधिक व्यापक होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव एरिया में बड़ा होता है, और जो डायग्नोस्टिक होता है वह उससे नैरो होता है। क्योंकि जो डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन है उसका निर्माण किसी समस्या विशेष का समाधान प्रस्तुत करने के लिए जाता है, जबकि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है वह किसी भी सामाजिक घटना अथवा समस्या के अध्ययन से संबंधित होता है। मतलब उसमें और ज्यादा अध्ययन करने, ज्ञान बढ़ाने, नॉलेज को इन्हांस करने के लिए होता है। तो ये एक अंतर है। दूसरा अंतर है कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसमें ज्ञान को प्राप्त करना ही उसका आखिरी उद्देश्य होता है, जबकि जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है उसमें ज्ञान के माध्यम से समस्या का समाधान करना आखिरी उद्देश्य होता है। मतलब वो ज्ञान प्राप्त जरूर करता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर उसकी मदद से समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करता है। तो ये दूसरा मुख्य अंतर है। तीसरा जो अंतर है कि डायग्नोस्टिक रिसर्च में किसी विशेष समस्या अथवा समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाता है। याद रखना है कि ये कारण जरूर खोजेगा, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सामान्य संबंधों की स्थापना पर बल दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें कॉज इफेक्ट रिलेशंस को जानना जरूरी है। कभी काल उसमें भी कॉज इफेक्ट को जाना जाता है, लेकिन वो बिल्कुल बहुत रेयरली होता। नंबर 4 है कि डायग्नोस्टिक रिसर्च प्रायः प्राइमरी डाटा पर आधारित एक इंपिरिकल स्टडी कहलाता है। मतलब उसमें एकदम बिल्कुल साइंस के तरह ही होता है, जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वह उतना साइंटिफिक नहीं होता है और इसमें सेकेंडरी डाटा का ज्यादा स्थान हो जाता है। ये प्राइमरी डाटा भी लेता है, लेकिन सेकेंडरी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर ही अपने आप को फोकस करने लगता है।
नंबर 5 है कि इन दोनों के बीच ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के भी थोड़ा अंतर पाया जा सकता है। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसकी तुलना में जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है वह ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्ट का जो है उसमें समावेश न के बराबर होता है, और जहाँ जहाँ हिस्टोरिकल फैक्ट घुसेगा वहाँ पर सब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए डायग्नोस्टिक रिसर्च वह ज़्यादा वस्तुनिष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह प्राइमरी डाटा बेस्ड होता है। और लास्ट जो अंतर होता है कि जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है वह हाइपोथेसिस बेस्ड होता है। उसके अभाव में हम इस तरह का रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हम कारण प्रभाव संबंध स्थापित कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसमें कुछ मामलों में हाइपोथेसिस जरूरी नहीं होता। जिस तरह से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस जरूरी नहीं होता है, उसी तरह से कुछ मामलों में इसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बार जो है वो परसेंटाइल निकालने या वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात करने से संबंधित होता है, जैसा कि हमने पिछले ही कंटेंट में बताया भी है। और इस कारण से यहाँ पर कई बार उपकल्पनाएं नहीं भी बनाई जाती हैं, या बहुत छोटे संबंधों को बताने के लिए या उनके वितरण को बताने वाली, उनके परसेंटेज को बताने वाली ही उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज आपको बताया कि डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और सारी बातें बताई आपको। आप इनको सुने और फिर अगर कोई समस्या हो तो क्लास में डिस्कस करें। तो अब आज के लिए हम इतना ही, तो तब तक के लिए आपको गुड बाय।